नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य उदयवीर सिंह जी से बात करेंगे। उदयवीर सिंह जी के बारे में चर्चा है कि वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कॉलेज के दिनों के साथी हैं और आज भी वो समाजवादी पार्टी की कोर टीम का हिस्सा हैं और टीम अखिलेश का हिस्सा कहे जाते हैं। उनकी राजनीति कैसे शुरू हुई, किस तरीके से वो समाजवादी पार्टी से जुड़े, किस तरह उनका समाजवाद की यात्रा शुरू हुई और क्या उनके आगे भविष्य की योजनाएँ हैं, किस तरीके से वो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, इन सब विषयों पर हम उनके साथ एक लंबी चर्चा करेंगे। तो जो सीधे अब उदयवीर जी से बात करते हैं। स्वागत है उदयवीर जी आपका हमारे इस शो में और नमस्कार, धन्यवाद। जी। सर, सबसे पहला सवाल आपके लिए यही है कि आपको कहा जाता है कि आप टीम अखिलेश का हिस्सा हैं और अखिलेश यादव जी के बचपन के साथी हैं। इसके क्या है सर? कि कैसे आपका उनसे संबंध बना और किस तरीके से आप राजनीति में आए? क्या इसके कारण अखिलेश यादव हैं या आपका अपना स्वभाव था? समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। ये कार्यकर्ताओं पे आधारित पार्टी है। तो इस दल के साथ ऐसा है कि इसका हर कार्यकर्ता करीब-करीब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से परिचित है, जानता है और ये महसूस करता है कि वो उनसे परमानेंटली जुड़ा हुआ है, टीम अखिलेश का हिस्सा है। और क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद सीधा-सीधा आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे हैं और हिस्सा इस तरीके से लेते रहे हैं, जैसे साइकिल यात्रा करना, या फिर जो आंदोलनों का नेतृत्व करना। तो जब साइकिल चलती है तो जिसमें जितनी क्षमता होती है वो साइकिल चलाता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास तक आम कार्यकर्ताओं को आने जाने का मौका मिलता है। तो ये टीम अखिलेश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये टीम अखिलेश मतलब समाजवादी पार्टी है। और जो कार्यकर्ता का जुड़ाव है, वैसे मेरा भी जुड़ाव है। हाँ, मुझे उसी स्कूल में, कॉलेज में नहीं, उस स्कूल में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जहाँ माननीय जी मुझसे सीनियर हैं, रहे हैं, पढ़े हैं। लेकिन मुझे लगता है कि परिचय के लिए तो ये ठीक है, लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के और मेरे बीच में तो कार्यकर्ता नेता का संबंध है और जो काम वो देते हैं, मैं या पार्टी देती है, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना सम्मान पार्टी ने दिया है उसके मुताबिक मेहनत करके उस काम को पूरा किया जाए। ये आकलन का विषय है कि हम कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते। जहाँ तक राजनीति में आने का सवाल है, जी। तो ग्रेजुएशन तक तो मैं ऐसे स्कूलों में पढ़ा जहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती नहीं थी। मिलिट्री स्कूल में पढ़ा, उसके बाद मैं सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में पढ़ा, वहाँ भी छात्र संघ चुनाव वगैरह नहीं होते थे। फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहाँ छात्र राजनीति बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं छात्र राजनीति से ही जुड़ा था, सोशलिस्ट पॉलिटिक्स ही करता था और थोड़े थोड़े दिन में समय रहते काम करते करते मुझे एहसास हुआ कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में ही लंबे समय तक राजनीतिक आंदोलन को जिंदा रखने की ताकत है। जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स है लेफ्ट की, वो ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाती और उसके पास एक लंबा विज़न, जिस तरीके से कैसे देश को चलाना है, कैसे व्यवस्था को चलाना है, वो नहीं हो पाता। और मेरा अखिलेश जी से परिचय भी था और छात्र राजनीति में आते आते उनका सानिध्य भी प्राप्त हुआ। तो बस मुझे अच्छा लगा, तो मैं समाजवादी पार्टी में वहाँ की छात्र सभा के दौरान से काम कर रहा हूँ। पहले छात्र सभा में करता था, फिर युवजन सभा में करता था और अब मुझे विधान परिषद में पार्टी के टिकट पर जीत के आने का मौका मिला है, तो वो काम मैं कर रहा हूँ। यही संक्षिप्त राजनीतिक यात्रा है। मैं किसी राजनीतिक विरासत का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मैं पहला ही राजनीति में आने वाला अपने परिवार खानदान से व्यक्ति हूँ और समाजवादी पार्टी का ये चरित्र है कि वह छोटे परिवारों से, आम जनता के बीच से आए लोगों को बढ़ाने का काम करती है। माननीय नेताजी की यही नीति थी और माननीय अखिलेश यादव जी ने इस नीति को आगे बढ़ाया है। तो जैसे बहुत सामान्य परिवार के लड़के राजनीति में सर्वाधिक के सम्मान पाए हैं, उन्हीं कृपा पात्रों में मैं समाजवादी पार्टी का एक सदस्य हूँ। तो आप बता रहे थे कि सैनिक स्कूल में आप और अखिलेश जी साथ-साथ पढ़े हैं। मतलब आप जूनियर थे और वो सीनियर थे, तो आप रहने वाले फिरोजाबाद के हैं, उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं, तो क्या ये भी एक कारण बना था आप लोगों के एक-दूसरे से मिलने का या कोई और कारण था? वो घटना कैसी थी? कैसे आपका परिचय हुआ अखिलेश जी से सैनिक स्कूल में? नहीं, सैनिक स्कूल क्योंकि हॉस्टल्स हैं और वहाँ जो है सारे लोगों का आपस में इंटरेक्शन रहता है। 75% 75% बच्चे आर्मी पर्सनल्स के होते हैं, वो भी बिलो सूबेदार, और जी। बाकी कुछ सिविलियंस होते हैं। उसी कोटे में हम लोग थे, उसी में बाकी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी थे।
तो वहाँ बहुत नजदीकी परिचय रहता है, क्योंकि गेम्स, पीटी, सब कुछ एक साथ होता है। और वो मुझसे 2 साल सीनियर है, तो निश्चित तौर पर वहाँ एक दूसरे का परिचय रहता है। और मिलिट्री स्कूल्स का ये संस्कार भी है कि अपने सीनियर जूनियर जो अपने टाइम में रहे नहीं होते, उनको भी लोग पहचानते हैं, मदद करते हैं, सम्मान देते हैं। और ये बताना पर्याप्त है कि मैं जॉर्जियन हूँ, मैं एक्स जॉर्जियन हूँ, मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ, दूसरा भी पढ़ा है। तो वो कहीं भी होता है, वो अपने लोगों को स्कूल के एसोसिएशन के कारण पहचानता है, सम्मान देता है। और मैं क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से 2 वर्ष ही जूनियर था, तो इसलिए पहले से व्यक्तिगत परिचय मेरे पूरी क्लास से उनका था। और वो उस समय बहुत ही लोकप्रिय सीनियर थे। माननीय अखिलेश यादव जी 91 में नेताजी मुख्यमंत्री बन गए थे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार स्कूल में भी आए थे, जब भैरव सिंह शेखावत की सरकार वहाँ बनी थी। और नेताजी बाकायदा स्कूल में आए, और एक मुख्यमंत्री की तरह नहीं, एक सामान्य छात्र के पिता की तरह, प्रिंसिपल की मेटाडोर मिनी डोर थी उसके पास, प्रिंसिपल साहब के पास, उस मिनी डोर में बैठ के स्कूल आए, सबसे परिचय किया। तो अखिलेश जी एक लोकप्रिय सीनियर थे, कभी सीनियरिटी नहीं दिखाते थे, कभी लोगों को जैसे पनिशमेंट वगैरह देते हैं इस सब में भी नहीं देते थे। तो मैं भी उनको जानता था, ये परिचय मेरा उनसे पहले से था। उसके बाद उनकी पढ़ाई मैसूर और ऑस्ट्रेलिया और सब जगह हुई, हम लोग दिल्ली वगैरह में रहे, तो परिचय पहले से था। उसके बाद जब मैं दिल्ली में राजनीतिक काम करता था, तो फिर आगे मुलाकात होने लगी, और मुझे जे भी अच्छा लगा पार्टी में काम करना। जेएनयू में आपकी लाइफ कैसी रही? जेएनयू में आपने क्या पढ़ाई की और फिर किस तरीके से राजनीतिक रुझान आपका? जेएनयू में मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस ज्वाइन किया, जी पॉलिटिकल साइंस में एमए किया, एमफिल किया। उसके बाद वहाँ पीएचडी में रजिस्टर हुआ। पीएचडी में पूरी नहीं कर पाया, तब तक मेरा एक जगह डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए सिलेक्शन हो गया था, विजय सिंह पथिक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कैराना, जो आज जी तब मुजफ्फरनगर जिला होता था, अब शामली है। तो मैं वहाँ 4-5 साल पढ़ाया। और जेएनयू के दौरान, क्योंकि जेएनयू के छात्र चुनावों में बहुत ज़्यादा हर राजनीतिक देश की, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय घटनाक्रम में पूरा अपनी राय, हिस्सेदारी रखते हैं। और सारे लोग जितना पढ़ाई को महत्वपूर्ण समझते हैं, उतने ही अपने सामाजिक सरोकारों को महत्वपूर्ण समझते हैं। तो इस हिसाब से मैं भी एक्टिव था, और जेएनयू ने मुझे काफ़ी सीखने को अवसर मिला। एक व्यक्ति को लोकतांत्रिक बनाने में, लोकतांत्रिक मूल्यों को आत्मसात करने में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का माहौल, वहाँ का परिवेश बहुत ही मददगार है। और मुझे लगता है कि मैं जेएनयू में अपने छात्र राजनीति और छात्र जीवन को गर्व के साथ देख सकता हूँ। तो समाजवादी पार्टी में आने का फैसला कैसे हुआ? समाजवादी पार्टी के बारे में आपने कैसे सोचा और स्टार्ट कहाँ से हुआ? कैसे आपने तय किया कि अब मुझे राजनीति करनी है और समाजवादी पार्टी के लिए करना है काम? हम लोग समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पॉलिटिक्स तो करते ही थे, जी सीपीआईएमएल, सीपीआई, इनके साथ काम करते थे। काम करते करते हमको एहसास हुआ कि जो एक्सट्रीमिस्ट बात हम करते हैं, जब चुनाव में जाते हैं तो वो बात चल नहीं पाती। जी जी तो अगर हमको व्यवहारिक बात ही करनी है, तो डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में यही अंतर है। जी उद्देश्य सबका बराबरी लाना है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सब व्यवस्था को पुनः संरचना करके पहले डिसमेंटल करेंगे, फिर दोबारा स्थापित नए तरीके से बनाएंगे। और बिल्कुल सोशलिस्ट कहते हैं कि हम आहिस्ते आहिस्ते परिवर्तन करेंगे। मैं जी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, यहाँ की प्रमुख सोशलिस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी थी। और जेएनयू में रहते रहते कई मुद्दे, वहाँ की जो एडमिशन पॉलिसी थी, प्रोग्रेसिव एडमिशन पॉलिसी, उसमें बदलाव किए जा रहे थे, उसको लेके आंदोलन हुआ। पिछड़ों की हिस्सेदारी को लेके आंदोलन हुआ। वहाँ लोगों ने एक ऑल इंडिया ओबीसी फोरम बनाया, उसमें हम लोग काम करते थे। और उसके बाद फिर माननीय जनेश्वर जी थे, कई बार हमने प्रयास किया कि जनेश्वर जी को लेके आएँ। अखिलेश यादव जी से भी संपर्क, उस समय बातचीत होती रही। फिर कुछ समाजवादी पार्टी के नेता भी आते जाते रहे, माननीय मोहन सिंह जी ने सभा की वहाँ। फिर हमने समाजवादी पार्टी की एक यूनिट बनाई वहाँ, और ऐसे धीरे धीरे छात्र राजनीति में प्रवेश कर लिया। उसी दौरान मेरी मुलाकात छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हो गई। उस समय संजय लाठर हुआ करते थे, और अखिलेश जी से मिलना जुलना व्यक्तिगत था ही। तो इसी में फिर राजनीतिक बातें हो गई, और बातें करते करते मैं पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता बन गया। कोई वैचारिक गतिरोध या वैचारिक द्वंद्व नहीं था, क्योंकि पहले से वही राजनीति करते थे, और वही अपने प्रदेश और देश और एक परिचित पार्टी नेताजी से भी मिलने का कई बार मौका मिल गया उसी समय, माननीय अखिलेश यादव जी की मार्फत। तो सब चीज़ें एक दिशा में बढ़ती आई, और मैं समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन गया।
सर सर आगे हम क्वेश्चन और शुरू करते हैं कि ये बताएं कि जब आप समाजवादी पार्टी में आए, आमतौर पर राजनीति करने वालों की एक तमन्ना होती या एक ग्लैमर ये होता है कि उनके साथ कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की एक बड़ी फौज हो और वो उसके साथ में आगे बढ़ें। आपने उस रास्ते को छोड़ के, ग्लैमर वाली पॉलिटिक्स को छोड़ करके संगठन के लिए काम करने का फैसला किया, और जिसको कहा जाए कि कहते हैं लोग कि ये नींव के पत्थर हैं, लेकिन नींव के पत्थर कभी बुलंदियों पर नहीं दिखाई देते हैं। तो ये कैसे आपने इसका फैसला किया? ये कितना आसान मुझे था? मुझे ऐसा लगता है, जो लोग ये सोचते हैं कि उनके साथ बहुत बड़े कार्यकर्ताओं की फौज चलेगी, उनका ग्लैमर होगा, ये गलतफहमी है। हिंदुस्तान में जो राजनीति है वो अधिकांश लीडर बेस्ड है। जी। बड़े नेता के फॉलोअर होते हैं और बाकी लोग उसी की धारा में बहते हुए कुछ लोगों को अपना फॉलोअर मान लेते हैं। तो ये मुझे कोई गलतफहमी नहीं रही कि किसी व्यक्ति या किसी छोटे नेता के अपने फॉलोअर होते हैं। बड़े स्तर पे लोगों की आस्था पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे नेताजी रहे हो चाहे अखिलेश जी रहे हो, उनमें है। और हम लोगों की स्वीकार्यता अस्वीकार्यता इस बात पे है कि उनके संदेश को, उनके काम को हम कितना आगे लेके जाते हैं और कितना उसको सही दिशा में लेके चल पाते हैं। तो इसलिए मुझे शुरू से व्यक्तिगत लीडरशिप करके व्यक्तिगत समर्थन बनाने में कभी विश्वास नहीं रहा। ऑर्गेनाइजेशन का काम परमानेंट होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय तक काम करने लायक होता है, अपना अपना स्वभाव है। मैं बहुत ज़्यादा संसाधनों वाला व्यक्ति भी नहीं रहा। बहुत सारे लोग राजनीति में संसाधन से अपने समर्थक जुटाने का काम करते हैं, तो वो विकल्प भी मेरे पास था नहीं। प्रक्रियाबद्ध होकर मैं संगठन में काम करता हूँ, करने में विश्वास रखता हूँ। और जो ओवरग्राउंड आने की बात है, जो आप कह रहे हैं कि नींव के पत्थर नींव में रह जाते हैं, मुझे लगता है इसमें समय, परिस्थितियां, भाग्य, ये सब चीज़ भी मेहनत के अलावा महत्वपूर्ण है। तो मौका मिल जाता है। कोई मेरा प्लानिंग नहीं था कि मैं विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ूंगा या बनूंगा। एक अवसर मिला, पार्टी के पास ताकत थी उस समय, मुझे अवसर मिला, तो अवसर मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो मेरा मानना है कि अपना काम करना चाहिए और जिन आदर्श मूल्यों और सिद्धांतों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के ले जाना चाहते हैं, जो पार्टी के विचारक थिंकर हैं, जिन्होंने दिशा दिखाई है, उस दिशा में काम करते रहिए। समय समय पर अवसर आता है तो लोगों को मौका मिल जाता है। और कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, क्योंकि राजनीति में क्लेम करने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और पद बहुत कम होते हैं। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमसे भी बेहतर काम करने वाले या हमारे ही साथी छूट जाते हैं और किसी को मौका मिल जाता है। यही मैं किस्मत और भाग्य का रोल समझता हूँ। बाकी तो सब लोग मेहनत बेचारे कर ही रहे हैं। पार्टी तो आम कार्यकर्ता की मेहनत और निष्ठा और कमिटमेंट पे खड़ी है। एक सवाल आता है कि आपने कहा विधान परिषद में जाने का आपको मौका मिल गया, वो क्या था? आपके पार्टी में आपके किस नेता ने आपके लिए पैरवी की, कहा कि आपको विधान परिषद में जाना चाहिए, या ये किसी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना निर्णय था? कैसे हुआ कि आपको विधान परिषद में भेजा गया? देखिए, एक उपचुनाव हुआ था मथुरा में। जी। उसमें मुझे काम करने का मौका मिला संजय लाठगी जी के साथ। मैंने उस चुनाव में काम किया, लोगों से संपर्क बन गया। उसी समय, उसके थोड़े समय बाद ये स्थानीय निकाय का चुनाव आया। इस चुनाव का समीकरण ऐसा है कि 2 सीट लड़ते हैं वहाँ। तो जो आज के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। माननीय नरेश उत्तम जी, जी। उनसे मेरा संगठन में काम करने का परिचय था। कुछ समीकरण इस तरह था कि एक व्यक्ति इस वर्ग से लड़ता है, एक व्यक्ति दूसरे वर्ग से लड़ता है। जी। जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है इसमें आवेदन करिए। मैंने आवेदन किया और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तो कृपा मेहरबानी सब ठीक है। उसको तो वो तो इट गोज विदाउट सेइंग, कहने की कोई बात नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बगैर तो संभव क्या है। लेकिन उसके बाद वो जो कमेटी बैठी थी उसने पाया कि मेरा लोकल ज़्यादा विवाद नहीं था, तो मुझे जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से आदेश हो गया और मैं चुनाव लड़ा। क्योंकि मेरी सीट में एटा, मथुरा, मैनपुरी और एटा, मैनपुरी, कासगंज और मथुरा 4 जिले लगते हैं और 3 जिले बहुत मजबूत हैं, एटा, मैनपुरी और कासगंज। उस समय तो सारे ब्लॉक प्रमुख, सारे विधायक, जिला पंचायत सदस्य सब समाजवादी पार्टी के थे। तो जीतना तो पार्टी के उसी आदमी को था जिसको टिकट मिल जाता। और इसलिए सारी कमेटी, जो सिलेक्शन कमेटी थी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष वो थे, उसने मुझे मौका दे दिया तो मैं पार्टी की तरफ से चुन गया। ये शुद्ध समाजवादी पार्टी की मुझ पर कृपा थी। अगर किसी और का भी नाम होता
तो पार्टी की इतनी ताकत थी उस समय कि वही एमएलसी बनता। जी। अच्छा, एक आपके साथ जब आप अखिलेश यादव जी के साथ में उनके करीब हुए, तो आप पर एक आरोप भी लगा। वो परिवार के लोगों ने ही आरोप लगाया कि आप राजनीति कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। इवन आपको एक बार समाजवादी पार्टी से बाहर भी जाना पड़ा था। तो वो क्या मानते हैं आप कि वो क्या राजनीतिक चालें थी या आपको उस पे फँसाया गया था या आपको अखिलेश यादव नहीं के करीब होने का वो खामियाजा भुगतना पड़ा था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो समाजवादी पार्टी के लिए एक खराब दौर था, एक हमारा बुरा समय था। कुछ काली छायाएं, प्रेत टाइप की छायाएं जो अब ईश्वर के पास चली गई हैं, अमर सिंह जी टाइप जैसी, उनकी जी, जी। छाया पड़ गई थी समाजवादी पार्टी पर। मैंने भी अपनी बात रखी थी उस समय, हुँ, और हुँ। जो मेरी बात रखी थी कुछ लोगों को अच्छी लगी, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, और इसमें पार्टी ने मेरे खिलाफ कार्रवाई की थी। बाद में पार्टी के लोगों ने ही उस मेरी कार्रवाई को वापस ले लिया। तो वो जो ट्रांजिशन का फेज था वो खत्म हो गया, और वो एक बुरे सपने की तरह कोई समाजवादी पार्टी में उसे याद नहीं करना चाहता, मैं भी याद नहीं करना चाहता। परिस्थितियां ही खराब थी, समय ही खराब था। और समाजवादी पार्टी की कुंडली में वो एक समय आया था जब ग्रह नक्षत्र खराब थे। उसको मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादी पार्टी ने सफलतापूर्वक उस पर विजय पा ली, और एक स्थायी विश्वसनीय जनता से जुड़ा हुआ अच्छी छवि लिए अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो है एक नेतृत्व स्थापित हो गया। और बाकी जो प्रेत आत्माएं थीं वो ईश्वर ने अपने पास बुला ली। अमर सिंह जी चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी षड्यंत्र किया, उनकी राजनीति इसी तरह है, वो किस पार्टी को या तो तोड़ते हैं, या तो अभी बंगाल में जैसे ममता बनर्जी जी के बहुत लोग अपने शामिल करा लिए, ऐसे करते हैं, या पार्टी में डिफेक्शन कराते हैं। तो वो षड्यंत्र सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झेल लिए और उन सब से निकल के आ गए। थोड़ी बहुत चोट खरोच जो आपस में लगी, कोई दिक्कत नहीं है, परिणाम अच्छा होता है तो सब चीज भूल दी जाती है, और आगे सुखद भविष्य के लिए काम किया जाता है। अच्छा, समाजवादी पार्टी जैसा आपने कहा कि नेताजी के करिश्माई व्यक्तित्व से इस पार्टी की शुरुआत होती है, फिर अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता से ये पार्टी सत्ता में भी आती है और बाद में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जो भी समाजवादी पार्टी का आज आधार है, दोनों नेताओं के करिश्माई कैरेक्टर को जाता है। जी। कभी इसे संगठन वाली पार्टी नहीं माना गया जैसा बसपा या भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन पिछले दिनों में देखने को मिला है कि आपने कई सारे संगठन आधारित कार्यक्रम किए हैं। तो क्या पार्टी को अब संगठन की दृष्टि से मजबूत करने की कोई रणनीति पर काम हो रहा है? आगे इसको संगठन आधारित पार्टी के रूप में देखने को मिलेगा क्या? नेताजी ने तिनका तिनका जोड़ के ये पार्टी बनाई। तो पहले पार्टी कुछ जिलों में थी, उसके बाद पार्टी प्रदेश में हुई, फिर एक बड़ी पार्टी का हिस्सा थी, फिर नेताजी ने अलग पार्टी बना के इसको मजबूत किया। तो धीरे धीरे ये भी कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का सपोर्टर बहुत कट्टर है, बड़ी मुश्किल से टूटता है। जी, विपक्ष में जब होता है तो समाजवादी पार्टी का नेता और तेज आंदोलन करता है। बिल्कुल ठीक। सरकार में भले ही नाराज रहे, दुखी रहे, लेकिन विपक्ष में पूरी ताकत से लड़ता है। तो संगठनात्मक दृष्टिकोण से समाजवादी पार्टी मजबूत है, उसके कार्यकर्ता मजबूत हैं। क्योंकि राजनीति देश की बदली है, तो उसको थोड़ा व्यवस्थित करने की जरूरत है। नई टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग तो क्या, दुरुपयोग किया। तो उन सब चीज़ों से सजग होने की जरूरत है, और उसमें समाजवादी पार्टी माननीय नेता अखिलेश जी के नेतृत्व में लगी है। जिस तरह के आज के नए जमाने के चैलेंजेस हैं उनको समझ रही है, और समझ के उन पर काम कर रही है। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी किसी भी चैलेंज को भुगतने के सामना करने के लिए, किसी भी चैलेंज को टेकअप करने के लिए, उसको लड़कर जीतने के लिए सक्षम है। और इस दिशा में जो जो संगठनात्मक मजबूती प्रदान के लिए करना है, वो क्रमबद्ध तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। जी, वही मैं कह रहा था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी आपके मुकाबले में है, आपको उत्तर प्रदेश में सबसे आप प्रमुख विपक्षी दल आज की तारीख में हैं और अगला मुकाबला भी आपका भाजपा के साथ होगा। उनका जो संगठन है वो पन्ना प्रमुख के स्तर तक है। तो क्या भविष्य में समाजवादी पार्टी का संगठन भी इसी तरीके का विस्तार लेता हुआ दिखेगा क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी का संगठन अपने स्तर से मजबूती करेगा, विस्तार लेगा। पन्ना प्रमुख वाला झगड़ा अब ये हो गया कि पन्ना प्रमुख की मम्मी को पेंशन मिलती थी समाजवादी, अब जी। सरकार भाजपा की आ गई, उसकी माता जी की पेंशन चली गई। तो पन्ना प्रमुख खुद ही वोट देने को तैयार नहीं है। हुँ, हुँ। घर में रोटी खाता तो उसकी मम्मी बताती है कि मेरी तो पेंशन छीन ली, तू काय बात कर लेता है भाई। हुँ, हुँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया।
कार्यकर्ताओं को उपेक्षित किया। कुछ माफिया टाइप के अधिकारी, फर्जी रेटिंग्स लेने में एक्सपर्ट अधिकारी, इस तरह के अधिकारियों का एक गिरोह बना लिया। वो योगी आदित्यनाथ को चला रहा है। टीम 11, टीम 9 बैठ के मीटिंग करती रही। लाखों लोग काल के ग्रास में समा गए बीमारी में। ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, वो तो चलो छोड़ो, नहीं मिल पाई, लेकिन लोगों को दाह संस्कार भी नहीं हो पाया। जो शमशान घाट, मरघट बंद पड़े थे, जहां कोई जाता नहीं था, भूतिया हो गए थे, वो भी चालू हो गए इस काल में। गंगा को जो है आप मानते थे पवित्र नदी, गंगा का पानी आचमन करने लायक नहीं बचा, इतनी लाशें तैर गईं। और जो है जहां आदमी पुण्य कमाने जाता था, वहां चील कौए लोग ऊपर से घूम रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को तो पहले अपना इंतजाम करना है। संगठन के नाम पर आप कब तक लोगों को बांध के रखेंगे? काम भी तो करना पड़ेगा। जो सपने आपने लोगों को दिखाए हैं, आपके कार्यकर्ताओं ने गांव गांव जाके जो सपने बेचे हैं, जब वो दोबारा जाते हैं तो लोग पूछते हैं, तो सिर्फ पन्ना प्रमुख बनाने से ही सब हो जाता तो हिटलर तो कभी जाता ही नहीं। जी जी, ये तो उन्हीं के तो विचारधारा पे चल के उन्हीं की मानसिकता से तो ग्रसित हैं। तो जब इनके जो है आदर्श हिटलर ही चले गए तो ये कहां बचेंगे? और आप यूपी में देख रहे हैं क्या लड़ाई हो रही है। कई मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, टेलर लोग परेशान हैं, कपड़े सिल गए हैं, लेकिन कोई उठाने नहीं आ रहा, क्योंकि मंत्रिमंडल का मौका ही नहीं लग रहा। 6-6 महीने हो गए इंतजार करते हुए। किसी ने सब सोचा था सर्दी में सूट शपथ लेंगे, सर्दी का सूट बनवाया था, अब गर्मी आ गई, सब बेकार हो गया। तो इस तरह की अनिर्णय की स्थिति। केवल WHO से रेटिंग ले आएंगे, कोई ऑक्सफोर्ड की स्टडी बताने लगेंगे, और हिंदुस्तान का नीति आयोग कह रहा है कि तो उत्तर प्रदेश सबसे पीछे चला गया सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स में, इंडिकेटर्स में। तो इस तरीके से केवल संगठन के आधार पर बगैर काम किए आप नहीं टिक सकते। समाजवादी पार्टी काम में उनसे बहुत ज्यादा आगे थी, संगठन भी मजबूत हुआ है। लोगों को यह भी एहसास हुआ है कि उन्होंने अखिलेश यादव जी की सरकार को हटा के गलती की, क्योंकि भावनाओं में बह के वोट दे दिया, लेकिन जब अपना मरा, जब अपने हाथ में किसी परिजन की लाश थी और उसको रखने के लिए स्ट्रेचर नहीं था, एम्बुलेंस नहीं थी, अखिलेश यादव जी की चलाई 108, 102 एम्बुलेंस किनारे खड़ी थी क्योंकि उनका पेमेंट नहीं हुआ या उनको डीजल का पैसा नहीं मिला, और आदमी ने जब अपना प्रियजन, अपना नजदीकी गोद में उठाया है मृत अवस्था में, तो उसे एहसास हुआ होगा जरूर कि अस्पताल बनवा के कोई अखिलेश यादव ने गलती नहीं की, एम्बुलेंस चला के अखिलेश जी ने कोई गलती नहीं की, पेंशन बांट के अखिलेश जी ने कोई गलती नहीं की। एक्सप्रेसवे इसलिए नहीं बनवाया था कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं, एक्सप्रेसवे इसलिए बनाए कि किसानों का दूध, फल, सब्जी वो भी शहरों में जल्दी आए, शहर वालों को सस्ता मिले, किसान को पूरा पैसा मिले। और उनके जाने के बाद ये विकास के सारे काम ठप हुए हैं, तो निश्चित तौर पे लोगों को एहसास है, और जो जन समर्थन आप देख रहे हैं वो इसी एहसास के कारण है। तो आप लोग क्या, जो आप कह रहे हैं कि तमाम विकास के काम ठप हो गए, विकास के जो एक स्टार्टअप लिया था अखिलेश जी ने अपने कार्यकाल में, वो रुक गया है, तो आने वाले समय में क्या, आप 6 महीने बाद चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, तो 6 महीने बाद आपके चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? विकास, अखिलेश यादव का विकास मुद्दा बनेगा, या जैसा कि एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा? हिंदू मुस्लिम की बात तो वो लोग करते हैं जिन पे और कुछ कहने को नहीं। अब तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार थी, देश में भी सरकार थी जी, जितना भी धार्मिक उत्थान करना उन्होंने कर दिया होगा, कुछ बचा है क्या? जी जी जी, गंगा तो साफ नहीं हुई, बिल्कुल ठीक। अब तो जो गौमूत्र और गोबर की गुणगान होते थे वो भी नहीं कर रहे। इस कोरोना महामारी ने तो ये भी साबित कर दिया, पूरा मौका दिया भाजपा के लोगों को कि भाई इस गौमूत्र की महिमा और गोबर की महिमा साबित कर दो। जी जी, जो 1-2 सांसद ज्यादा तारीफ कर रहे थे वही राम प्यारे हो गए। तो पूरे 7 साल की मोदी जी की सरकार, 5 साल की आदरणीय योगी जी की सरकार, वो भी हिंदू हृदय सम्राट, ये भी हिंदू हृदय सम्राट, 10-5 दिन में तय होगा बड़े वो हैं कि ये हैं। कौन सा बड़ा हिंदू हृदय सम्राट है, अभी 8-10 दिन की लड़ाई में तय हो जाएगा। दोनों के रहते अब धर्म का कुछ बचा कहाँ है उत्थान करने के लिए? सारा कुछ कर डाला इन लोगों ने।
फिर भी जनता नाराज है, फिर भी भाजपा के सांसद चिल्ला रहे हैं कि कोई काम नहीं हो पा रहा, फिर भी भाजपा के मेयर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। तो धार्मिक बातें तो काफी हुई, अब मुझे लगता है काम पे वापस आना पड़ेगा। तो धर्म जो को भी बढ़ाना, काम भी तो करो। धर्म का पालन और धर्म को बढ़ाने का काम तो जिंदा लोग करेंगे। अगर उन्हें मार ही डालोगे तो धर्म कहां से आगे बढ़ेगा? बिल्कुल ठीक। तो अगर योगी जी धर्म भी बढ़ाना चाहते हैं तो लोगों के लिए इतना काम तो करें कि वो रोजगार पा सकें, वो जिंदा रह सकें, उनका स्वास्थ्य सही रहे, उनके परिजन ठीक से रहें, ये भी तो इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ, तो इसका मतलब कि फिर आपका जो पिछले बार का नारा था काम बोलता है, वो इस बार के काम आएगा आप लोगों के? इस बार जनता बोल रही है कि काम बोलेगा। हम तो बता रहे हैं सिर्फ इतना कि हमने कैंसर हॉस्पिटल बनाया था 2017 में। जी, जी। 21 में जब कोरोना महामारी का दूसरा फेज आ गया, अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये बना हुआ खड़ा है, क्यों इस्तेमाल नहीं करते हो, तब खोल पाए। हम तो खाली ये बता रहे हैं कि प्रदेश का कितना विकास इन्होंने रोक डाला। जी। जनता को पता है काम कितना किया था। और मुझे लगता है कि अखिलेश जी के वोट आउट होने के बाद 2017 के बाद जो सपने दिखाए गए थे कि जो है डबल इंजन की सरकार आएगी, दुगनी गति से विकास होगा, जो बताया गया था कि ये तो मेट्रो तो एक शहर में चलती है, बुलेट ट्रेन आएगी, आप एकदम बैठेंगे यहाँ से सीधा बॉम्बे रुकेंगे 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, वो सारे सपने जो है, बात तो बुलेट ट्रेन की कर रहे थे या इंडियन रेलवे ही बेच डाला? जी, जी। भाई बात बुलेट ट्रेन की कर रहे थे, इंडियन रेलवे बेच डाला। तो ऐसी परिस्थितियां सामने हैं। आप एयरपोर्ट पे जाइए, लिखा है अडानी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। अब बताओ अडानी और चौधरी चरण सिंह का कोई मेल हो सकता है क्या? और जब अडानी का हो गया तो चौधरी साहब का बेचारे का कहां बचा? तो जी, इस जी। तरह की जो नीतिगत विरोधाभास है वो लोगों को दिख रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनको अखिलेश यादव जी के व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में, उनके काम में भरोसा है। ये साबित हो गया है कि ये लफाजी करते हैं, 2017 में खूब की। अब आगे आने वाले समय में काम की जरूरत है और लोग, मुझे लगता है, काम के आधार पर वोट भी देंगे। एक और आखिरी सवाल है ये कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो छोटे-छोटे राजनीतिक दल हैं, जो एक छोटे पॉकेट में, एक जिले में, 2 जिले में अपने हैसियत रखते हैं, उसमें कई सारे दल ऐसे हैं जो आप लोगों के साथ आना चाहते हैं चुनाव के दृष्टि से। तो क्या आप लोगों की क्या रणनीति है? क्या आप ऐसे लोगों को साथ लेना चाहेंगे या अकेले ही भाजपा से मुकाबला करने का मन है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये घोषणा की है कि बड़े राजनीतिक दलों से हम समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि पुराने अनुभव ज्यादा अच्छे नहीं रहे। जी। लेकिन जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं वो भी क्षेत्रीय और बहुत सारी पीड़ित शोषित वर्गों की पीड़ाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। उनको हक देना, हिस्सेदारी देना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कि मैं हर राजनीतिक दल की, हर जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। माननीय अखिलेश यादव जी उन लोगों को मौका दिया जाए। तो इसमें जो हमारे से विचारधारा के तौर पर मिल पाएंगे, जिनकी और हमारी बात हमारे विकास के एजेंडे पे आगे काम करने के तौर तरीके पे सहमति हो पाएगी, उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरा सम्मान और स्थान और हक हिस्सा देने के मन में है। जिन लोगों से बात हो जाएगी, सहमति बन जाएगी, उन लोगों के साथ समाजवादी पार्टी लड़ेगी। ठीक सर, ये बातचीत राजनीतिक हो गई। अब थोड़ा-सा अपने परिवार के बारे में बता दीजिए कि आपके परिवार में आपके कौन सदस्य हैं, बच्चे कितने हैं आपके और क्या कर रहे हैं? थोड़ा-सा लोग आपके परिवार के बारे में भी जानना चाहेंगे। तीनों लोग, हम लोग शादीशुदा हैं, सब लोग अपने अपने स्थापित हो चुके हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां लखनऊ में एक मिशनरी स्कूल में बोर्डिंग की छात्रा हैं और मैं अकेला व्यक्ति हूं जो राजनीति करता हूं। मेरे पिता तहसील में लेखपाल थे, वो रिटायर हो गए हैं, वो घर पे रहते हैं और यही छोटा सा परिवार है। ज़्यादा इतिहास भूगोल अपने पास बताने के लिए नहीं है। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद न्यूज़ चैनल से बात धन्यवाद। करने के लिए। हम फिर किसी मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।